Hello students, welcome to EduExcel, an e-learning platform initiated by YAC EdTech Private Limited. As you know very well that we are starting a free course for you for AMU, BTech, CVT, NEET और JEE Mains. तो इसीलिए फिर से मैं एक नए लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ. बट स्टार्ट करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ मोहम्मद तलहा, केमिस्ट्री मेंटोर, PhD कर रहा हूँ फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन अप्लाइड केमिस्ट्री. आई हैव 9 years of teaching experience for JEE Mains and Advanced. I am एक्स अनअकैडमी एजुकेटर. तो हमारा ये लेक्चर नंबर 10 रहेगा, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का. हमारे 9 लेक्चर हो चुके हैं, आप चाहे तो प्ले लिस्ट में जा करके उनको देख सकते हैं. ओके, और इसके बाद हम इसको एंड कर देंगे यहीं पर ही, और फिर हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का जीओसी. ठीक है ना, वो जीओसी आपका 11th में भी काम आएगा, आपका 12th में भी आएगा काम. तो इस वजह से हम जीओसी को ही लेंगे पहले, उसके बाद फिर उसके सारे के सारे चैप्टर लेंगे. जब वो जीओसी हमारा खत्म हो जाएगा, तो जीओसी के बाद फिर हम लेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम. तो एक ऑर्गेनिक का चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, एक जो है हमारे पास यहाँ पे ये जो चल रहा है फिजिकल का चल रहा है, तो फिजिकल का चलेगा एक, और एक आपका ऑर्गेनिक का चलेगा. और इनऑर्गेनिक का हम जब इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक या फिजिकल से कोई कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके बाद हम इनऑर्गेनिक का लेंगे. ठीक है ना. चलिए, तो एक क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पे, उसके बाद हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे. और क्वेश्चन हमारा ये है कि हमारे पास एक रिएक्शन है कि 2Ki प्लस I2 प्लस 22HNO3 एरो 2HIO3 प्लस 2KIO3 प्लस 22NO2 प्लस 10H2O ये रहेगा. ओके, तो इसमें हम थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं. ओके, तो आगे कह रहा है, इफ 3 मोल ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड 2 मोल ऑफ आयोडीन आर रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ HNO3, वॉल्यूम ऑफ NO2 गैस इवॉल्व एट NTP. तो यहाँ पे ये चीज दिया हुआ है कि हमको कह रहा है कि 3 मोल तो पोटेशियम आयोडाइड के हैं, और 2 मोल जो आयोडीन के जब आपस में रिएक्ट करते हैं, और HNO3 के हमारा किस में है, एक्सेस में है. तो हमको बताना है कि जो NO2 का वॉल्यूम है वो हमको कितना मिलेगा, किस पर, NTP या STP पर कितना होगा, ये हमको यहाँ पे बताना होगा. तो यहाँ पे हल्का सा फर्क STP और NTP में जो है हल्का सा फर्क है, और वो ये है कि यहाँ पे NTP पे जो प्रेशर होता है वो 1 ATM होता है, और STP पे जो होता है प्रेशर वो 1 बार हम लेकर के चलते हैं. यहाँ पर टेम्परेचर कितना होता है आपका, 273 केल्विन टेम्परेचर होता है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और यहाँ पर भी कंडीशन यही होती है. अब यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन है, फिर से हमने उसी रिएक्शन को लिखा है. पोटेशियम आयोडाइड है और आयोडीन है और आपका HNO3 है, और इससे जब आपस में कंबाइन करेंगे यहाँ पे हमारे 3 मोल तो पोटेशियम आयोडाइड के हैं और 2 मोल हमारे आयोडीन के हैं, और ये HNO3 जो है आपका एक्सेस में है. ठीक है, तो इससे क्या मिल रहा है, 2HIO3 2KIO3 22NO2 और 10H2O. तो हमको बताना है कि NO2 की कितने मोल हमको क्या मिलेगा, कि कितना वॉल्यूम NO2 का इवॉल्व होगा एट NTP. तो एक बात तो ये चीज है कि हमको 2 या 2 से ज्यादा अगर रिएक्टेंट दिए हों, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट दिए हो, तो वहां पे हम लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट लगाते हैं. उसके लिए रिएक्शन को हमको करना होता है बैलेंस. ये ऑलरेडी रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड है. एक बात तो ये, तो हम यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट लगा करके पहले देखेंगे कौन सा जो रिएजेंट है हमारा पहले कंज्यूम हो रहा है. तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि 22HO3 को इन्होंने बोल दिया है एक्सिस में. तो एक्सेस का मतलब ये तो बहुत ज्यादा अमाउंट में होगा, तो ये तो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा. अब हमारे पास बचते पोटेशियम आयोडाइड और हमारे पास आयोडीन है. ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट जो हम लगाते हैं वो हमारे पास क्या होता है, चलो मैंने आगे किया हुआ इसको मैं दिखा रहा हूँ. हमारे पास ये होता है इस तरह से कि जो हमारा मोल होते हैं उसके उस मोल को हमको उसकी स्टिक्योमेट्री से डिवाइड कर देते हैं, और जब जिसकी मिनिमम वैल्यू आती है वही क्या होता है, हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होता है. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पोटेशियम आयोडाइड के 3 मोल थे, इसके 3 मोल को हमने इसके स्टिक्योमेट्री से डिवाइड किया तो कितना है, 1.5 आया. इसके हमारे पास 2 मोल है, 2 मोल को इसके स्टिक्योमेट्री से डिवाइड किया तो कितना है, 2 आया. तो 1.5 जो है ये अमाउंट बहुत कम है एज कम्पेयर टू 2 के, तो ये हमारा होगा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा. ठीक है, तो यही तय करेगा कि कितना कितना वॉल्यूम हमारा जो है NO2 का आएगा. अब चीजें आती है कि हम किस तरह से निकालना है. तो हमें क्या, मैंने क्या बताया था कि आपको कुछ भी दिया उसको पहले मोल में कन्वर्ट कर लो और मोल में आप उसका आंसर ले आओ.
और फिर आपसे मास मांगा है तो मास निकाल लो, वॉल्यूम मांगा है तो वॉल्यूम निकाल लो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मांगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप निकाल लो यहाँ से। तो हमको क्या करना है कि हम बोलेंगे सिंस सॉरी इतना ले लेते हैं, ठीक है। देखो क्या है कि अब हमारे पास लिमिटिंग रीजेंट ये है, तो हम बोलेंगे सिंस 2 मोल ऑफ पोटेशियम आयोडाइड गिव 22 मोल ऑफ NO2। 22 मोल्स हमें इसके मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं? 22 मोल्स। ये तो हमारे पास जो यहाँ पे स्टिक्योमेट्री उससे हमने देख लिया। अगर 2 मोल से 22 मोल्स मिल रहे हैं तो एक मोल से हमको पोटेशियम आयोडाइड के एक मोल से हमको मिलेंगे 11 मोल ऑफ NO2। कितना मिलेगा? 11 मोल्स ऑफ NO2। अगर एक मोल से इतना मिल रहा है तो जिसके हम 3 मोल यूज कर रहे हैं उससे हमको कितना मिलने वाला है? तो हम बोलेंगे, इसलिए हम बोलेंगे यहाँ से 3 मोल पोटेशियम आयोडाइड गिव 11 into 3 is equal to 33 मोल ऑफ NO2। यानी कि 33 मोल हमको मिल रहा है। आगे नहीं आ गया, यहाँ पे मोल आ गया, मोल में आंसर आ गया। अब हमसे पूछा है इसका वॉल्यूम क्या होगा, और इसका वॉल्यूम निकालने के लिए हमको पता है मोल इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22, क्या होता है 22.4 या फिर होता है 22.7। ये हम इसमें से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या रहेगा, हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ से हमारे पास जो मोल आया है उसमें इसके मोल है 33 और इसका वॉल्यूम जो एसटीपी पर या एनटीपी पर होता है 22.4 लीटर होता है। इसकी आपस में मल्टीप्लाई होगी तो 739.2 लीटर हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि इतने लीटर 739.2 लीटर क्या है हमको NO2 गैस मिलेगी। ठीक है ना, ये रहेगा, देख लो इसको। ओके आगे बढ़ते हैं। अब एक हमारे पास एक क्वेश्चन और आता है नया, और वो ये है और वो ये है कि एक रिएक्शन दी है 4A + 2B + 3C एरो A4B2C3। ये एक रिएक्शन हमको दी हुई है। तो हमसे पूछा व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट, कितने होंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट कितने बनेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 2 मोल ऑफ ए, जब हम इसके ए के 2 मोल लेंगे और 1.2 मोल हम बी के लेंगे और 1.44 मोल किसके ले रहे हैं, हम सी के ले रहे हैं। तो हमको बताना A4B2C3 के कितने मोल हमारे बन के आएंगे। तो रिएक्शन तो हमने यहाँ पे लिख दी। अब देखो, अब दो या दो से ज्यादा फिर से यहाँ पे हमारे पास रिएजेंट है, रिएक्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट का पहले कंसेप्ट लगाना है और उससे हमको आइडेंटिफाई करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा। ठीक है, तो इसका दिया हुआ है कि इसके 2 मोल हम यूज कर रहे हैं, इसके 1.2 मोल, इसके 1.44 मोल यूज कर रहे हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, जो उसके मोल हैं उसको इसके स्टिकियोमेट्री से डिवाइड कर दो। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1/2। ओके, और इसमें इसके मोल से इसको कर दो आप डिवाइड, तो आ जाएगा 0.6, और यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास 0.5। ओके, और यहाँ पे अगर हम डिवाइड करते हैं इसको, इसके मोल को इसके स्टिकियोमेट्री से, तो आ जाएगा 0.41। तो ये 0.5 है, 0.6 है, 0.41 है, ये नंबर बहुत छोटा है। तो ये हमारा जो रहेगा लिमिटिंग रिएजेंट रहेगा। अब ये लिमिटिंग रिएजेंट ही तय करेगा कि हमको A4B2C3 के कितने मोल बन के आएंगे। तो यहाँ पे अगर हम देख लें तो हम बोलेंगे सिंस 3 मोल ऑफ C give what 1 mole of A4B2C3, A4B2C3, इसीलिए 1 mole of C give what 1/3 mole of A4B2C3। ये रहेगा इस तरह से। ओके, इसीलिए अब इसके कितने मोल हैं, 1.44 मोल हमको कितना देगा, 1.44 मोल ऑफ C गिव what 1/3 into 1.44 मोल ऑफ A4B2C3, ये हमको मिलेगा इतना।
इतने मोल इसके हमको मिल जाएंगे। और हमसे क्या पूछा, नंबर ऑफ मोल्स ही पूछे। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ जाएंगे 1.44 डिवाइड बाय 3, और 1.44 डिवाइड बाय 3 हमारे पास अगर इसको करते तो आता है 0.41 मोल। इतना हमारा इसका आंसर रहेगा 0.414। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लो, उसके बाद देखो आगे। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैंने छोड़ रखा है, ये यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई मुझसे, क्योंकि 3 मोल से 1 मोल मिल रहा है, तो 1 मोल से हमको मिलेगा यहाँ पे 1/3 मोल ऑफ A4B2C3 ये रहेगा। और इस अगर 1.44 से हमको मिलेगा, ये नहीं आएगा, बन के आएगा हमारे पास 1/3 इंटू 1.44 मोल ऑफ A4B2C3, तो 1.44 ये रहेगा। ये हमारे पास इतना अमाउंट तो नहीं आएगा ना बन के, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, इतने जो है ये हमारे पास से जो भी आएगा, कि कितना आएगा हमारे पास, जो अभी अभी हमने निकाला 0.41 इतना आएगा। ठीक है ना, ये रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा ये थोड़ी सी मुझसे छूट गया है, ये गलती है, यहाँ पे मिस्टेक है, ये आंसर नहीं आएगा। आंसर हमारा 0.41 रहेगा, जो अभी अभी हमने निकाला है। अब एक नया टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये वाला है परसेंटेज यील्ड। ठीक है, ये क्या होता है, सीधा सीधा हम इसके फॉर्मूले पे आ रहे हैं कि परसेंटेज यील्ड क्या होता है। तो परसेंटेज यील्ड होता है कि एक्चुअल या एक्सपेरिमेंटल यील्ड हमारे पास जो होगी, और थियोरेटिकल या एक्सपेक्टेड यील्ड जो होगी, उन दोनों का जो रेशियो रहेगा, और इनटू 100 इज कॉल्ड व्हाट, परसेंटेज यील्ड। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि कितना बना, मैं यहाँ पे इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल्स टू, बोल सकते हैं कि कितना कितना बना, कितना बनना चाहिए था, इंटू 100। जो आपके पास जो, अगर मैं कहूंगा कि यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, कि जो परसेंटेज यील्ड आएगी वो थोड़ी सी अलग अलग हो सकती है। इसकी वजह यह है, क्योंकि एक से ज्यादा जब हमारे कंपाउंड बन रहे हैं, तो एक कंपाउंड जो अलग अलग कंपाउंड में टूट रहा है, तो उसकी वजह से यील्ड में हमारा फर्क आ सकता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ, जैसे हमारे पास N2H2 है, N2H2 की जब हम अगर हम रिएक्शन कर रहे हैं, इससे हमने अमोनिया बनाया, तो साथ में ये भी हमारा आ जाएगा N2H4। तो अगर हमको इसकी यील्ड निकालनी है, तो इससे अगर हमको इसकी यील्ड निकालनी है, तो हमारे साथ ये भी आ रहा है बन के, तो इसमें यील्ड में थोड़ा सा फर्क हमारा आ सकता है। तो इस बात की आप टेंशन नहीं लेना। ओके, एक तो चीज ये, और दूसरी चीज ये है कि दूसरी चीज हमारे पास ये जो मैंने यहाँ पे लिखी है, कि हमारे पास क्या है, जो थ्योरेटिकल और एक्सपेक्टेड यील्ड है, थ्योरेटिकल या एक्सपेक्टेड यील्ड है, जो रिएक्शन होगी, उस रिएक्शन में जो उसका स्टिक्योमेट्री होगा, उससे हमको निकालनी पड़ेगी। ध्यान दें, उसकी हमको निकालनी पड़ेगी, जो कैलकुलेटेड है वो हमको दी होगी। एक तो चीज ये होती है। और अगर आपको क्या है कि परसेंटेज यील्ड अगर आपको रिएक्शन में दी हुई है, परसेंटेज यील्ड रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की अगर आपको उसमें दी हुई है, तो किस तरह से आपको उसका मास निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम कहेंगे कि परसेंटेज यील्ड अगर मान लीजिए आपको रिएक्टेंट की दी हुई है, और आपको जो प्रोडक्ट का की वैल्यू निकालनी है, तो परसेंटेज यील्ड जो आपको दी होगी उससे डिवाइड करना पड़ेगा, और अपॉन 100, यानी कि इसमें, यानी कि परसेंटेज यील्ड जो वैल्यू दी होगी और अपॉन 100, ये करना पड़ेगा डिवाइड इसकी वैल्यू में। और अगर आपको इसमें प्रोडक्ट की वैल्यू दी हुई है और रिएक्टेंट का निकालनी है, यानी कि परसेंटेज यील्ड इसकी दी हुई है और आपको रिएक्टेंट की निकालनी है, तो आपको, सॉरी, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, ये दिया हुआ है ना मल्टीप्लाई का साइन, और यहाँ पे आपको डिवाइड करना पड़ेगा परसेंटेज यील्ड डिवाइड बाय 100, ये इससे डिवाइड, पूरी वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपका जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो 3 कंडीशन हमारे पास होंगे, एक तो हमसे परसेंटेज यील्ड मांगी होगी, दूसरी ये है कि परसेंटेज यील्ड दी होगी। अब परसेंटेज यील्ड में हमारे पास 2 कंडीशन आती है, कि आपको अगर रिएक्टेंट की दी है तो आपको इसकी निकालनी होगी, ओके, और अगर आप प्रोडक्ट की दी हुई है तो आपको रिएक्टेंट की परसेंटेज यील्ड निकालनी होगी। ठीक है ना, इस तरह से। अगर रिएक्टेंट की दी हुई है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा परसेंटेज यील्ड से, ओके, और अगर आपको इसमें रिएक्टेंट की निकालना है अमाउंट, तो आपको क्या है, जो परसेंटेज यील्ड आपको प्रोडक्ट की दी हुई है वो उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा।
ओके, देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हम इसको करते हैं। हमारे पास है कि 0.4 0.4 mole PCl5 combined with 1.8 mole of H2O. If 65.7 gram of HCl is formed, then percentage yield of the रिएक्शन विल बी, परसेंट यील्ड और यील्ड ऑफ द रिएक्शन विल बी कितना होगा वो हमको निकालना है। ठीक है, तो हमको एक रिएक्शन पहले लिखनी होगी, जैसे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है PCl5, इसकी रिएक्शन जब हम वाटर के साथ करते हैं तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड हमारा यहाँ पे आता है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड नहीं बल्कि फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है ना, फॉस्फोरिक एसिड हमारे यहाँ पे बन के आएगा और साथ में हमारा HCl हमारे पास बन के आएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसका जो अमाउंट हमको मिल रहा है वो मिल रहा है 65.7 ग्राम मिल रहा है, और यहाँ पे इसने ये बोला है कि इसके जो है 0.4 मोल यूज हो रहा है और इसके यहाँ पे 1.8 मोल यूज हो रहा है। तो अगेन कंसेप्ट हमको लगाना पड़ेगा, पहले लिमिटिंग रिएजेंट हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि जो ये HCl की जो अमाउंट हमारी बन के आई है वो एक्चुअली में हमको पता करना पड़ेगा लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, तो उसी से हमारी उतनी ही अमाउंट हमारी बन के आई होगी, उतनी ही मोल में हमारा बन के आया होगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए हमको क्या करना है कि इस मोल को इसके स्टिक्योमेट्री से डिवाइड करेंगे, तो 0.4 अपॉन इसका स्टिक्योमेट्री कितना होगा 1, तो कितना आ जाएगा 0.4, और इसमें अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास ये आपका 4×12 यानी कि 4×16 यानी कि 4.2 के आसपास, क्या बोलते हैं 0.42 के आसपास आ जाएगा इसका। तो ये वैल्यू हमारी ज्यादा है और ये वैल्यू हमारी कम है, तो हमारे पास जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो PCl5 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये आपको जो है सीधा सीधा इस पहले स्टिक्योमेट्री से आपको जो है थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट करनी है, और आपको क्या दिया हुआ है एक्चुअल यील्ड, जो एक्सपेरिमेंटल यील्ड तो आपको दी हुई है, ये दी हुई है। ठीक है ना, आपको थ्योरेटिकल यील्ड निकालनी है, और जो परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला है, ठीक है ना, जो एक्चुअल यील्ड है अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड जो है वो आपको इस तरह से, यहाँ पे एक्चुअल यील्ड तो आपको ये दी हुई है, सॉरी एक्सपेक्टेड जो यील्ड है आपको, हाँ ठीक है ना, जो आपको एक्चुअल यील्ड है वो ये दी हुई है, और आपको जो कैलकुलेट करनी पड़ेगी वो आपको यहाँ पे रख करके आपको परसेंटेज यील्ड निकल जाएगी आपकी रिएक्शन की कितनी होगी। ओके, तो थोड़ा सा इसको ऊपर किए देते हैं। ओके, अब हमको एक चीज तो मालूम हो गया ना कि हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो है लिमिटिंग रिएजेंट फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो हम बोलेंगे सिंस 1 मोल ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड गिव 5 मोल ऑफ HCl, क्योंकि हमारे पास जो रिएक्शन है उसमें 5 मोल HCl बन रहे हैं, तो पहले इसके स्टिक्योमेट्री से हमको कंपेयर करना है। तो 1 मोल ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड गिव 5 मोल ऑफ HCl। देखो हम ये सब क्यों करते हैं कि इतने से इतना बना, इतने से इतना बना, इसका मकसद सीधा ये होता है कि हमको एक मोल को एक मोल के इक्वल करना होता है, सारी वैल्यू जो है इक्वल करनी होती है। ये जो इक्वल का साइन लगा होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि ये इसके इक्वल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो इक्वल नहीं है, यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे 5 मोल है। तो हमको करना ये होता है कि दोनों लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, इसलिए हम ये जो चीजें हम करते हैं। तो यहाँ पे जैसे 1 मोल PCl5 जो है 5 मोल HCl दे रहा है, तो इससे हमारे पास जो 0.4 मोल है उससे हमको कितना मिलेगा, 0.4 मोल PCl5 भी 5 इंटू 0.4 इज इक्वल टू 2 मोल ऑफ HCl, यानी कि इससे जो है हमको 2 मोल HCl हमको मिल रहा होगा। अब यहाँ से जब हमको मोल मिल गए HCl के, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका हमको मास निकालना पड़ेगा। तो मोल से हम क्या है मास निकालने, क्योंकि मैंने क्या बताया था आपको, मैंने आपसे कहा था कि आपको कोई सी वैल्यू दी हो आप सीधा मोल में कन्वर्ट कर दें, और मोल के बाद आप मास निकाल लें, वॉल्यूम निकाल लें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल लें, जो चाहे आप निकाल सकते हैं उससे। तो मास ऑफ HCl आ जाएगा 2 इंटू 36.5 ग्राम इज इक्वल टू 73 ग्राम। एक्सपेक्टेड यील्ड हमारी इतनी आ जाएगी, कितनी आ गई आपकी थ्योरेटिकल, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, हमारे पास जो है एक्सपेक्टेड और थ्योरेटिकल यील्ड हमारे पास इतनी आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास कितने 73 ग्राम ऑफ एक्सपेक्टेड और थ्योरेटिकल यील्ड आ गई। अब जो एक्चुअल यील्ड है वो हमको क्वेश्चन में दी हुई है 65.7 ग्राम हमको दी हुई है, तो इसमें जो परसेंटेज यील्ड हमारी आएगी, एक्चुअल यील्ड अपॉन एक्सपेक्टेड यील्ड कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा।
तो हमारे पास आ जाएगा 65.7 अपॉन 73 इंटू 100 इज इक्वल टू 90% इसका इसकी जो है इस रिएक्शन की यील्ड रहेगी। ठीक है ना, यहाँ पे 100% नहीं हुई है बल्कि 90 है, इसका मतलब रिएक्शन जो है पूरी की पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, इसका मतलब ये जो है ये भी होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है इन अ सर्टेन ऑपरेशन 285 ग्राम ऑफ TiCl4 is reacted with 96 gram of magnesium. Calculate percentage yield of titanium if 32 gram of titanium is actually obtained. कितना बोला एक बार और, इन अ सर्टेन ऑपरेशन यानी कि किसी एक रिएक्शन में 285 ग्राम ऑफ टाइटेनियम क्लोराइड is reacted with 96 ग्राम ऑफ व्हाट मैग्नीशियम। ठीक है ना, कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड ऑफ टाइटेनियम, टाइटेनियम की परसेंट यील्ड कितनी होगी इफ 32 ग्राम ऑफ टाइटेनियम इज एक्चुअली ऑब्टेन्ड। और यहाँ पे टाइटेनियम का एटॉमिक मास हमको दिया हुआ है 48 और जो है मैग्नीशियम का दिया हुआ है आपको 24। ठीक है, तो अगेन वही है, पहले आप रिएक्शन लिखो। तो यहाँ पे देखो हमारे पास Mg है और यहाँ पे TiCl4 है, तो इस दोनों जब आपस में कंबाइन कर रहे होंगे तो हमारे पास टाइटेनियम अलग हो जाएगा और आपका MgCl2 बन जाएगा। तो हमको बताना है कि इफ 32 ग्राम ऑफ टाइटेनियम इज एक्चुअली ऑब्टेन्ड, तो हमको इसकी परसेंटेज यील्ड बतानी है कि टाइटेनियम की कितनी होगी। तो देखो अब हम बात करें तो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें कह रहा है कि टाइटेनियम के 90 Mg के 96 ग्राम यूज हुए हैं और इसके हमारे पास 285 ग्राम यूज हुए हैं। तो सबसे पहले हमको इसके निकालने पड़ेंगे मोल। तो मोल के लिए Mg का होता है आपका 24, तो इसका आ जाएगा 4। और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड की अगर हम बात करें तो टाइटेनियम का होता है 48, ओके, और सेल का होता है हमारे पास 35.5 इंटू 4, तो कितना आ जाएगा 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20 और 2 22 और 4 तिया 12 और 142, 142 कितना आ जाएगा 8 और 2 10, 4 4 8 1 9 और 1 2 290। 170 नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। टाइटेनियम का होता है 48, 48 और ऑक्सीजन हमारे पास है Cl। क्लोरीन का होता है 35.5 इंटू 4, 4 पंजे 20 कैरी 2 और 4 पंजे 20 और 2 22, 4 ते 12 और 14, 142 और यहाँ पे पॉइंट तो 142, 8 और 2 10, 4 4 8 और 1 9 और 1 190, ये आपका वो रहेगा 190। और अब मैं थोड़ा सा चेक कर लूँ, फिर इसमें थोड़ी सी गलती हो सकती है, मैंने कैलकुलेट जो किया है वो 285 डिवाइड बाय 190, ये आ जाएगा आपका 1.5। कितना आ जाएगा 1.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1.5, ये मेरी गलती है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, गलती से मिस्टेक हो गया। ओके, तो यहाँ पे कितना है 1.5, ये आपको ध्यान रखना है 1.5 है। ओके, अभी हमको यहाँ पे देखो अगर हम देखें तो लिमिटिंग रीजन हमारा ये होगा कि स्टिक्योमेट इसका 2 है और 2 को 4 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा 2 आ जाएगा और इसका 1 है, इस 1.6 को 1 से करते हैं डिवाइड तो हमारा 1.6 आ जाएगा, तो ये वैल्यू कम है। तो अब हम यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगाएंगे और उससे हम देखेंगे चूंकि 1 मोल ऑफ TiCl4 गिव 1 मोल ऑफ टाइटेनियम। ठीक है, और यहाँ पे है कि 1.6 जब हमारा 1 से 1 मिल रहा है तो हम बोलेंगे 1.6 यानी कि 1.5 मोल होगा यहाँ पे, तो हम बोलेंगे 1.5 मोल से हमको कितना मिल रहा होगा। ये पूरा का पूरा गलत हो गया, मैं बोलूंगा कि 1.5 मोल ऑफ TiCl4 गिव 1.5 मोल ऑफ टाइटेनियम, इसलिए मास ऑफ टाइटेनियम रहेगा 1.5 इंटू 48, तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इसके अंदर 1.5 इंटू 48, तो ये आ जाएगा आपका 72। कितना आ जाएगा 72 ग्राम, 72 ग्राम हमारे पास आ जाएगा 48, 1.5 इंटू 48 ये आ जाएगा। तो इससे जो परसेंटेज यील्ड हमारी आ जाएगी जो हमको दी हुई वो जो हमको एक्सपेरिमेंटली दी हुई है, कैलकुलेटर हमको जो हमको दी हुई रियल एक्चुअल जो यील्ड हमको दी है वो कितनी है 32 और जो हमने निकाली है वो कितनी है 72 है। तो 32 डिवाइड बाय 72, तो हमारे पास जो इसकी यील्ड आएगी वो रहेगी हमारे पास यहाँ पे 44, कितनी रहेगी 44%, 44.44 ऐसे करके कर सकते हैं, 44.44% रहेगी। ये आज का आंसर नहीं आएगा, पता नहीं किस तरह से मैंने लिख दिया, चलिए खैर कोई बात नहीं। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा सब कुछ।
अब देखो यहाँ पे हमको दिया हुआ है कि what mass of CO2 gas will be obtained on heating 10 gram of calcium carbonate 10 gram of calcium carbonate with 40% yield of reaction। देखो यहाँ पे रिएक्शन की 40% यील्ड हमको दी हुई है ऑलरेडी। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमको रिएक्टेंट की यील्ड हमको दी हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहली बात थी कि 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, इसके हमने मोल निकाल लिए, कितने आए 0.1 मोल आया। अभी 0.1 मोल है, तो ये अगर ये 100% कंज्यूम होता, अगर ये अगर इसकी यील्ड क्या होती, मान लो अगर इसकी 100% होती, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा कंज्यूम होता और हमको ये मिलता, ठीक है ना। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि 100% कंप्लीट नहीं हुआ है, बल्कि 40% जो है इसकी यील्ड है, इससे इसका मतलब 40% हमारा कंज्यूम हुआ है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 0.1 को हमको 40, इसका 0.1 का 40% हमको निकालना होगा, कितना होगा, यानी कि चूंकि 0.1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट गिव 0.1 इंटू 40/100, तो कितना आ जाएगा 0.04, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 0.04 मोल। और है किसका, ये CO2 का, क्योंकि हमसे क्या कहा है इन्होंने, पहले क्वेश्चन एक बार और पढ़ते हैं कि व्हाट मास ऑफ ओके CO2 का व्हाट मास ऑफ CO2 गैस फॉर्म्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो यील्ड हमारे पास आएगा, हमको मास निकालना पड़ेगा, वो CO2 का यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो ये जो यील्ड हमको 0.1 जो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट जो कंज्यूम हुआ है वो पूरा नहीं हुआ, बल्कि उसका 40% कंज्यूम हुआ है, और 40% ही हमारे पास क्या बन के आया होगा, CO2 बन के आया होगा। अब यहाँ पे एक बात देखो कि अगर मैं कहूँ कि 1 मोल से हमारे पास 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है, तो हम बोलेंगे कि 0.1 मोल से ही 0.1 मोल कैल्शियम क्या बन रहा होगा, CO2 बन रहा होगा। अगेन 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से अगर 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो इसका मतलब है 0.1 मोल से 0.1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से 0.1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। लेकिन ये उस कंडीशन में बनेगा जब रिएक्शन या जो आपकी यील्ड है वो 100% हो जाए, यानी कि 100% रिएक्शन हो जाए। लेकिन यहाँ पे 100% कंप्लीट नहीं हुई है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इसका 40% जो है, इसका 0.1 मोल का 40% हमारा कार्बन डाइऑक्साइड में मिला होगा हमको, क्योंकि 40% उसकी यील्ड बोल रहा है, इतनी ही रिएक्शन हुई है। तो हमने यहाँ से इसकी जो है 0.1 इंटू 40/100 है, तो यहाँ से हमारे पास 0.04 मोल हमको यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का मिल जाएगा। ये हमको मोल मिल गया। इस मोल से हमको निकाल लेना है मास। क्या निकालना है, इस मोल से हमको निकालना है मास। तो मास हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 44, सॉरी जो मोलर मास होता है 44 होता है। तो मोल हमको दिया हुआ है, ये रहा हमारे पास मोल, ये रहा हमारे पास मोल, और ये इसका जो मोलर मास होता है वो कितना होता है 44 होता है। तो कितना आ जाएगा 1.76 ग्राम ऑफ CO2 हमको यहाँ से मिल जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, आगे देखो, अगेन एक रिएक्शन और दी हुई है हमको कि कैलकुलेट द मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, सॉरी कैल्शियम क्लोराइड KClO3 required to produce 1.49 ग्राम KCl with 40% yield of the reaction। यहाँ पे भी 40% yield of the reaction की बात की गई है, तो अगेन कहानी फिर हमारी वही आ जाएगी। तो देखो जैसे KClO3 है, पर किलो रेट है हमारे, सॉरी क्या बोलते हैं हमारे पास, किलो रेट है हमारे पास, ये पोटेशियम क्लोरेट। ओके, तो हमारे पास कितने 40% है, तो इसका मतलब अगर ये 100% कंज्यूम होने का मतलब है पूरा का पूरा खत्म हो जाना, और हमारे पास पूरा का पूरा ही बन जाना। लेकिन क्या है 40% का मतलब 40% ही कंज्यूम हुआ है, तो इसका मतलब ये हमारा 40% ही बन के आया होगा। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास क्या 1.49 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड हमारे पास बन के आया है। ये कितना, इतना हमारे पास बन गया। तो ये हमारे पास इसको 74.5 जो इसका मोलर मास होगा, पोटेशियम का होता है 39 और क्लोरीन का होता है 35.5। तो अगर मैं 39 और 30 सॉरी 39 और 35.5 से अगर मैं लिखता हूँ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 तो ऐसे रहेगा, और 4 ये हो जाएगा, 3 2 3 6 और एक साथ 74.5। हाँ ठीक है, 74.5 है, तो इससे हमारा मोल मिल जाएगा 0.02। क्या मैंने कैलकुलेशन सही की है, लेट मी चेक। 1.49 डिवाइड बाय 74.5, 0.02 मोल ठीक किया है मैंने।
यहाँ से हमको ये मिला है। तो अगर हम देखें तो हम बोलेंगे देखो 2 मोल KClO3 के हैं और उसी से 2 मोल हमको मिल रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि सिंस क्या है हमारे पास कि 2 मोल से 2 मोल KClO3 से 2 मोल KClO3 के मिल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमको यहाँ पे कि कितना KClO3 हमको रिक्वायर होगा, तो हम लिखेंगे सिंस 2 मोल KCl formed from 2 मोल of KClO3, यहाँ पे लिखेंगे देखो 2 मोल KCl formed from 2 मोल KClO3। अब 2 से 2 हमारा कट जाएगा तो हमारा हम बोलेंगे 1 मोल से हमारा कितना मिलेगा, 1 मोल KClO3, 1 मोल जो बनेगा वो हमारा 1 मोल KClO3 से बनेगा, एक तो चीज ये ओके। और उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारे पास ये है कि 0.02 मोल जो कि हमारे पास क्या है उसका जो KCl का बन गया है, तो हम बोलेंगे 0.02 मोल KCl फॉर्म्ड फ्रॉम व्हाट 0.02 मोल ऑफ KClO3। अब यहाँ पे क्या चीज है देखो, अब यहाँ पे एक ट्विस्ट देखो, यहाँ पे जो हमारे पास है हमसे रिएक्टेंट के बारे में पूछा है ओके। और रिएक्टेंट के बारे में पूछा तो मैंने बताया था कि जो हमारे पास रिएक्टेंट होता है, और यहाँ पे मैंने लिखा था प्रोडक्ट, और मैंने कहा था रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट के बारे में पूछा तो हमको परसेंटेज यील्ड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, अपॉन 100। और अगर हमको दिया हुआ है प्रोडक्ट और हमसे रिएक्टेंट के बारे में पूछा है तो परसेंटेज यील्ड से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमको जो डिवाइड करना पड़ेगा 40 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 0.4 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको 0.02 मोल को। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, जब हमारे पास 0.02 मोल हमारे इसके कंज्यूम हो रहे हैं तो वो 40% की यूज हो रहा है, तो हमको पता करना पड़ेगा 40% वो कितना कंज्यूम हुआ है, 40% में कितना होगा। तो हम बोलेंगे 0.02 अपॉन 0.4, ये हमारी जो परसेंटेज यील्ड है उसमें हमने डिवाइड कर दिया। तो यानी कि हमारे पास क्या है 40 अपॉन 100, ये हमारे पास है परसेंटेज यील्ड है। तो 40 अपॉन 100 इज टू आ जाएगा 0.4, तो ये हमने किया है इससे डिवाइड, तो 1/20 मोल आ जाएगा। 1/20 मोल हमको मिले तो हमको यहाँ से इसी मोल से हम निकालेंगे मास ऑफ KClO3, मास ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है ना। तो हमारे पास 1/20 इंटू 122.5, यानी कि KCl3 का जो मोलर मास होता है 122.5 होता है। इसको मैं चेक कर लेता हूँ, पोटेशियम का होता है 39 और क्लोरीन का होता है 35.5 ओके। ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 3 48, तो यहाँ पे 5 रहेगा और यहाँ पे हो जाएगा 10 9 और 8 5 13, 9 और 13 हमारे पास कितने हो जाएंगे, 9 और 1 10 12 और 2 यानी कि 22 का 2 और 4 और 3 7 3 10 2 2 12 122.5। वेरी गुड, 122.5 ही मैंने यहाँ पे लिखा है। ये हमारे पास यहाँ पे इसका जो मास आ जाएगा 6.125 ग्राम आ जाएगा। मैं इसको चेक कर लेता हूँ, 122.5 डिवाइड बाय 20, 6.125 ग्राम। वेरी गुड, ये हमारे पास आ जाएगा इतना, ठीक है। मास ऑफ KClO3 आ जाएगा 6.125 ग्राम ओके। तो ये यहाँ पे आपको ध्यान देना, अगर आपको रिएक्टेंट के बारे में पूछा है तो उसकी परसेंट यील्ड अगर आपको दी है तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा। और अगर आपसे रिएक्टेंट के बारे में ना पूछ के प्रोडक्ट के बारे में पूछता है तो उसी परसेंटेज यील्ड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा, वहां पे परसेंटेज यील्ड से मल्टीप्लाई किया था और यहाँ पे परसेंटेज यील्ड से डिवाइड किया है हमने, ठीक है। अब एक नया टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, परसेंटेज प्योरिटी। तो परसेंटेज प्योरिटी का मतलब क्या है, परसेंटेज प्योरिटी का मतलब यह है कि हमारे पास जो सैंपल होता है वो प्योर नहीं होता है, उसके अंदर प्योर और कुछ इम्प्योरिटी उसकी होती है, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे हमारे पास जो इम्प्योर सैंपल होता है उसमें प्योर सैंपल भी होता है और उसके अंदर हमारा इम्प्योर सैंपल भी होता है। तो जो परसेंटेज प्योरिटी हम निकालते हैं मास ऑफ प्योर जो भी होगा सब्सटेंस उसको लिखेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे मास ऑफ इम्प्योर सब्सटेंस इनटू 100। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और एक चीज आपको जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि हमेशा रिएक्शन में प्योर सैंपल ही पार्टिसिपेट करता है। यानी कि अगर आपको ना पता हो कि भाई ये जो रिएक्शन हो रही है किसकी हो रही है, मैं अगर आपसे कहूँ कि जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है जैसे KClO3, अभी अभी हमने ऊपर लिया था,
तो इससे क्या बनना है, KCl बन रहा है और आपका 3O2 बन रहा है, ये है, ठीक है ना, ये आप ऐसे मान लो। तो अब आपको नहीं पता ये क्या है, तो मैं कहूंगा, मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि ओनली प्योर सब्सटेंस विल पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। तो ध्यान रहे ये हमेशा प्योर रहेगा, और इससे जो बन के आएगा प्योर जो रहेगा सब्सटेंस, उसका ही आपका रिजल्ट मिलेगा यहाँ से, क्योंकि हम प्योर से निकाल रहे हैं तो प्योर का मिलेगा, इम्प्योर का हमको दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम यहाँ इससे जो है रिएक्शन की परसेंटेज प्योरिटी निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं। देखो कह रहा है कि 20 ग्राम ऑफ KCl3 ऑन हीटिंग गेव 7.5 ग्राम KCl अलोंग विद O2। ऑक्सीजन के साथ साथ जो हमको KCl भी मिलता है। कैलकुलेट द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ KClO3 सैंपल। KClO3 सैंपल का हमको परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है। तो यहाँ पे देखो 20 ग्राम KClO3, हम KClO3 यूज कर रहे हैं, कितना यूज कर रहे हैं, 20 ग्राम, और ये क्या हमारे पास इम्प्योर सैंपल है। अब इसमें क्या है, प्योर KCl होगा और साथ में कुछ इम्प्योरिटी होगी, ठीक है। तो हमको जो एक्चुअल रिएक्शन लिखनी है वो प्योर KClO3 की लिखनी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम बोलेंगे KClO3 है जो कि हमारे पास प्योर रहेगा, उसकी जब रिएक्शन लिखेंगे तो हमारे पास 2KCl बनेगा, और 7.45 अपॉन यहाँ पे ये हमको इतना मिल रहा है, इतना हमको यहाँ पे ये मिल रहा है, और इसको हम इसके मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो 0.1 मोल हमको यहाँ से इसके मिल रहे हैं, इतने मिल रहे हैं। तो अगर हम देखें इसको इससे कंपेयर करते हैं तो हम बोलेंगे चूंकि 2 मोल KCl फॉर्म्ड फ्रॉम व्हाट 2 मोल ऑफ KClO3, यहाँ पे ये है, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, देखो KClO3 के परसेंटेज प्योरिटी हमको निकालनी है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे 2 मोल ऑफ KCl फॉर्म्ड फ्रॉम 2 मोल ऑफ KClO3, ठीक है। इसलिए हम बोलेंगे 0.1 मोल KCl फॉर्म्ड फ्रॉम 0.1 मोल KClO3, क्योंकि 2 से 2 बन रहा है तो इसका मतलब है 0.1 से 0.1 मोल KClO3 हमारा बन के आ जाएगा। यानी कि सॉरी, मैं उल्टा उल्टा बोल रहा हूँ कि अगर 0.2 मोल KCl हमारे 0.2 मोल KCl3 से बन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 0.1 मोल KCl भी हमारे 0.1 मोल KClO3 से बन के आ जाएंगे, ठीक है। दोनों के मोल इक्वल है। यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि हम ये इस तरह की का जो ये मेथड क्यों यूज करते हैं, ताकि दोनों साइड के जो मोल है वो इक्वल कर सकें। इक्वल जब हम कर लेंगे तो हमारा जो है रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो मास ऑफ प्योर KClO3 हमारे पास कितना आएगा, क्योंकि ये जो हम यहाँ से निकाल रहे हैं एक्चुअली ये प्योर का हम निकाल रहे हैं ना, प्योर का, तो हम बोलेंगे मास ऑफ प्योर KClO3 वो कितना है, 0.1 इंटू 1 to 2.5। अभी अभी KClO3 का मोलर मास हमने ऊपर भी निकाला था, इतनी आया था 122.5। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 12.25 ग्राम हमारे पास KClO3 जो है यहाँ पे होगा, और ये क्या होगा, प्योर होगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्योर की। अब देखो इम्प्योर की बात करें तो इम्प्योर हमको दिया हुआ है 20 ग्राम, ओके, और प्योर हमारा आया है कितना, 12.2 ग्राम, ये चीज है, ठीक है। तो परसेंटेज प्योरिटी हमारे पास क्या है, 12.25 अपॉन 20 इंटू 100, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 61.25% इसकी परसेंटेज प्योरिटी हमारी हो जाएगी, ओके। तो अगला लेक्चर जो हमारा होगा, अगले लेक्चर में जब हम लेंगे तो इस क्वेश्चन को लेंगे, लेकिन अभी नहीं लेंगे, कल हमारा इस ये लेक्चर में अपलोड नहीं करने वाला। अब मैं साथ साथ में GOC भी लूंगा, यानी कि ऑर्गेनिक का भी लूंगा पार्ट, एक लेक्चर उसका रहेगा, एक लेक्चर उसका रहेगा, आप इसको ऐसे समझें, ठीक है। तो थोड़ा सा हम कुछ दिन अब हम ऑर्गेनिक को पढ़ते हैं, तो हमारा GOC का पार्ट इससे स्टार्ट होगा, लेकिन हम उसमें पहले IUPAC स्टार्ट करेंगे, ओके। IUPAC हम कल जो है हमारा जो लेक्चर अपलोड होगा कल को वो IUPAC का होगा। फिर IUPAC कंप्लीट हो जाएगी तो जहां से हमने इसको छोड़ा है 20 ग्राम प्योर सैंपल ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वाला, यहाँ से हम इसको कंटिन्यू करने वाले, फिर इसको हम खत्म करने के बाद फिर हम लेंगे, फिर GOC को लेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ओके। थैंक यू वेरी मच।